हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसटेट स्पेशल सीरीज ई की। ई में हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं, चैप्टर 8 एंड 9। और ये जो चैप्टर हैं ये हम सीबीएसई 11 साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और इनका नाम है थिंकिंग, मोटिवेशन एंड इमोशन। जैसा कि आपको पता है कि इन वीडियोस में हम डायरेक्टली इम्पोर्टेंट लाइंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो खास चीज़ है या जिन लाइनों से, जिन पॉइंट से, जिन इम्पोर्टेंट वर्ड से क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की हमारी सीरीज है सीरीज ई और ये 11th के साइकोलॉजी सिलेबस की लास्ट सीरीज है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई साइकोलॉजी 12th क्लास के सिलेबस से। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 दैट इज थिंकिंग। थिंकिंग इज बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज एंड यूनिक टू ह्यूमन बीइंग्स। देखिए बताया गया थिंकिंग यानी कि सोचना, विचार करना। हम ज़्यादातर एक दूसरे को बोलते हैं, क्यों भाई क्या सोच रहे हो? तो वही है थिंकिंग। और ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है। कॉग्निटिव मतलब पूरी तरह से दिमाग से रिलेटेड। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये बहुत ही यूनिक है, स्पेशल है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ऐसा माना जाता है कि जानवर नहीं सोचते, और सोचते होंगे तो हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है, उनके कोई एक्सप्रेशंस नहीं है जिनको देखकर हम ऐसा पता लगा सकें। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड गोल डायरेक्टेड एंड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम ओवर्ट बिहेवियर। देखिए कितनी खास बात है थिंकिंग की, यानी कि विचार करने की, सोचने की। ये हैफिजार्ड मैनर में नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड है और इसका कोई ना कोई टारगेट होता है, यानी कि इट इज गोल डायरेक्टेड। और ओवर्ट बिहेवियर से निकली हुई है या ली गई है, आप कह लीजिए। तो ओवर्ट बिहेवियर का मतलब है बाहरी। इट कैन बी विजिबल टू अदर्स। एक कोवर्ट होता है, एक ओवर्ट। कोवर्ट इज जस्ट अपोजिट टू इट, उसको हम आंतरिक व्यवहार कह सकते हैं। और ओवर्ट बिहेवियर को हम कह सकते हैं कि जो दिख सके, हम कुछ सोचते हैं, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं तो हम उसको फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रोटोटाइप इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ द कैटेगरी। प्रोटोटाइप का मतलब है कंप्लीट इमेज ऑफ समथिंग, जिसमें फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हों और इन सब के बारे में बात की गई हो। एक होता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िवादी, ये है प्रोटोटाइप। दोस्तों, इन लाइंस में हो सकता है कुछ आपस में जुड़ाव ना हो, अलग अलग सी ये लगे कि कहीं पर कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन है, कहीं पर कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन है, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक जो है वो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। केवल इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट लाइन, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, उन्हीं के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। जो आपको समझ आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप इन लाइनों को एज इट इज समझ लीजिए, एज इट इज रट लीजिए, क्योंकि इन लाइनों में से ही क्वेश्चन बनने के चांस है। 100% जो साइकोलॉजी का स्टेट दे रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अमेरिकन थिंक अबाउट ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली, यानी एनालिटिकल थिंकिंग इसको बोलते हैं। जो अमेरिकन है, वेस्टर्न पीपल है, वो ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग करके, सेपरेटली मतलब पार्ट्स बाय पार्ट्स उनको देखते हैं। इसका कंपैरिजन अगर एशियन पीपल से किया जाए, जैसे जापानीज, चाइनीज, कोरियंस या हम इंडियंस, पाकिस्तानी, तो दे थिंक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड बैकग्राउंड। आपने साइकोलॉजी में एक फिगर देखी होगी ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड की, कहीं ना कहीं एक फ्लावर पॉट का इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि आप बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लावर पॉट दिखाई दे रहा है, वेस दिखाई दे रहा है। तो दे थिंक होलिस्टिक, दे थिंक होलिस्टिकली, यानी कि
उनकी जो थिंकिंग है एशियन पीपल की, दैट इज होलिस्टिक थिंकिंग, एज ए होल वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड में कोई रिलेशनशिप लेके वो उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज थिंकिंग दैट इज गोल डायरेक्टेड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी किसी समस्या का समाधान कैसे करते हैं, तो ये चीज भी थिंकिंग है, विचार करने वाली है, सोचने वाली है, क्योंकि इसमें एक गोल डायरेक्टेड व्यवहार हमारा रहता है, किसी न किसी टारगेट पे पहुंचने का एक उद्देश्य होता है, इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को थिंकिंग भी कहा गया है। डिडक्टिव रीजनिंग की आगे बात की गई है। डिडक्टिव रीजनिंग दैट बिगिंस विद एन अजम्पशन, और सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जनरल टू स्पेसिफिक। पहले हम इसको जनरल कंसेप्ट समझते हैं और फिर धीरे धीरे उसका निचोड़ स्पेसिफिक की तरफ चला जाता है। डिड्यूस करना, कम करना, और आप कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ सैंपल। इंडक्टिव रीजनिंग इज जस्ट ऑपोजिट, इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, यानी ये जस्ट उल्टा है, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, साइंटिफिक रीजनिंग इज इंडक्टिव इन नेचर। जो थ्योरीज बनती हैं वो इसी आधार पर बनती हैं, आउटकम जो आता है उसे फिर जनरलाइज किया जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। आगे देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग, इसको भी रीजनिंग की ही एक टाइप कहा है, एक फॉर्म कहा है। It helps in identifying and visualizing the salient attributes of an object. Analogy का एग्जैक्ट मीनिंग है एक से एक जोड़ के देखना, comparison between two things. Both are different but similar in many aspects. दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करना, वो बिल्कुल अलग हो सकती हैं लेकिन उनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज भी होती हैं, कुछ ना कुछ उनमें कुछ चीजें मिलती जुलती भी आपको मिलेंगी। जजमेंट की आगे बात की गई है। जजमेंट मीन्स ड्रॉ कंक्लूजन्स और फॉर्म ओपिनियंस, इवेल्युएट इवेंट्स ऑन नॉलेज एंड अवेलेबल एविडेंसेस। देखिए, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए कि जजमेंट क्या है और एनालॉजी क्या है, तो आप ये लाइनें अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको ये लाइनें अच्छे से आती होंगी तो आप बिल्कुल अच्छे से आंसर कर सकते हैं कि एनालॉजी क्या है और जजमेंट क्या है। जजमेंट यानी कि कंक्लूजन पर पहुंचना, अपने ओपिनियन से, अपने आइडियाज से, अपने एक्सपीरियंस से और उनका निरीक्षण करके, इवेंट्स का इवैल्यूएशन करके आप किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, दैट इज जजमेंट। डिसीजन मेकिंग क्या चीज है? वेरियस सॉल्यूशंस और चॉइसेस एंड वन हैज टू बी सेलेक्टेड। बहुत सारी हमारी चॉइसेस होती हैं, उनमें से फिर हम कम करते हैं, उनमें से फिर और आइडियाज लेते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं और फाइनली किसी एक चीज पर पहुंचते हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग। A.D. कर्वे ये बोटैनिस्ट हैं एंड ही गोट यूके's टॉप एनर्जी अवार्ड फॉर मेकिंग स्मोकलेस चूल्हा। इन्होंने धुआं रहित यानी ऐसा चूल्हा बनाया था जिसमें से धुआं ना निकले। कोई टेक्नोलॉजी इन्होंने अप्लाई की होगी और जिसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है। आशीष पंवार 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे जिस समय इनको ये ब्रॉन्ज मेडल मिला था फॉर मेकिंग रोबोट। 5 फीट हाइट का इन्होंने रोबोट बनाया था एट फर्स्ट इंटरनेशनल रोबोटिक्स ओलंपियाड एट ग्लासगो। ब्रूनर कॉल्स इफेक्टिव सरप्राइज टू क्रिएटिविटी। ब्रूनर जी क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी एक तरह की इफेक्टिव सरप्राइज है। थिंकिंग इज क्रिएटिव, ऑफ कोर्स सोचना एक क्रिएटिव है, अपने अपने तरीके से सब सोचते हैं, सो इट इज अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी इफ इट इज रियलिटी ओरिएंटेड, एप्रोप्रिएट, कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली डिजायरेबल। आगे एडवर्ड डी बोनो कॉल्ड लैटरल थिंकिंग टू डाइवर्जेंट थिंकिंग बाय गिलफर्ड। गिलफर्ड जी ने जिस को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा है उसी को एडवर्ड बोनो ने अपने शब्दों में लैटरल थिंकिंग कहा है, यानी कि गिलफर्ड की नजर में जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसी को इन्होंने
लेटरल थिंकिंग कहा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसे गिलफर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा है और सेम कंसेप्ट को बोनो ने लेटरल थिंकिंग कहा है। अकॉर्डिंग टू बोनो 6 थिंकिंग हैट्स आर देयर। इन्होंने थिंकिंग के जो तरीके हैं उनको अपने हिसाब से 6 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया है और उनको अलग अलग नाम दिया है। जैसे वाइट हैट इन्होंने कहा है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने को इन्होंने वाइट हैट कहा है। नेक्स्ट इज रेड, एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग। जब उन इंफॉर्मेशंस को हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर अपनी फीलिंग्स में, अपने आइडियाज में एक्सप्रेस करते हैं, तो उन्होंने इस चीज को रेड हैट कहा है। देन ब्लैक हैट मीन्स जजमेंट, क्वेश्चंस एंड लॉजिक। इसी तरह से येलो कैप, येलो हैट किसे कहा है? व्हाट विल वर्क एंड बेनिफिशियल। ग्रीन हैट का मतलब है इनके अनुसार क्रिएटिविटी, अल्टरनेटिव्स एंड चेंजेस। ब्लू हैट का मतलब है बोनो के अकॉर्डिंग थिंकिंग अबाउट प्रोसेस नॉट आइडियाज, यानी प्रक्रिया के बारे में सोचना, ना कि आइडियाज के बारे में। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग। जो हम क्रिएटिव तरीके से, अलग तरीके से, डिफरेंट ढंग से जो भी हम सोचते हैं उसमें क्या क्या रुकावट हो सकती है, या कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से क्रिएटिव थिंकिंग में रुकावट आ सकती है। तो सबसे पहले है हैबिचुअल, यानी हैबिट्स। हमें एक तरह की आदत होती है कि हम ऐसा ही करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे क्रिएटिव थिंकिंग में प्रभाव डालती है। देन परसेप्चुअल, मोटिवेशनल, इमोशनल एंड कल्चरल। ये 5-6 तरीके हैं, ये 5-6 बैरियर्स हैं फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। बेंजामिन ली वॉर्फ कहते हैं लैंग्वेज डिटरमाइंस द कंटेंट्स ऑफ थॉट। इसको उन्होंने नाम दिया है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। इनका कहना है भाषा जो है वो हमारे सोचने के कंटेंट्स को डिसाइड करती है, यानी कि हम क्या सोचते हैं वो डिपेंड करता है लैंग्वेज पे, भाषा पे। कुछ लोग मानते हैं कि सोचने में भाषा का कोई रोल नहीं होता, लेकिन ली वॉर्फ मानते हैं कि जो हम सोचते हैं कहीं ना कहीं उसे हमारी भाषा ही डिसाइड करती है। तो इसको इन्होंने नाम दिया है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस किसने कंसेप्ट दिया है, तो आंसर आएगा बेंजामिन ली वॉर्फ। आगे है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। कैसे कैसे भाषा का विकास होता है, यहाँ पर छोटे बच्चे में कैसे डेवलपमेंट होता है उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। 6 मंथ्स तक बैबलिंग स्टेज, रिपीटेटिव पैटर्न्स लाइक दा, इसको इकोलालिया भी बोलते हैं। जैसे बच्चा छोटा स्टार्टिंग करता है पापा पापा, दादा, इन वर्ड्स को उन्होंने इकोलालिया कहा है। देन फर्स्ट बर्थडे तक बच्चा जनरली 1 वर्ड स्टेज में आ जाता है, यानी कि एक शब्द वो कहना सीख लेता है, कई बार 2 शब्द भी कहना सीख लेता है, यानी कि होलो फ्रेज, 1 और 2 वर्ड्स, कंबाइन और फ्रेजेस, यानी 1-2 वर्ड को जोड़ना भी वो सीख लेता है। कई बार बोलता है माँ, पानी, पापा, दीदी, इस टाइप के वो 2-2 वर्ड भी जोड़ना सीख लेता है। इन 18 to 20 मंथ्स 2 वर्ड स्टेज इसको कहते हैं, यानी कि वो 2 शब्द बहुत अच्छे से उसको आ जाते हैं, 2 शब्द वो कहना सीख लेता है। इसे टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। अगर आपने देखा हो पहले पोस्ट कार्ड साइज का एक टेलीग्राफ आता था जिसमें बहुत ही कम शब्दों में सारी बात कहनी होती थी, क्योंकि शब्दों के हिसाब से उसमें पैसे लगते थे, यानी शब्द जितने होंगे उसी के हिसाब से उसका चार्ज किया जाएगा। और ऐसे ही इस स्टेज को टेलीग्राफिक स्पीच कहा गया है, क्योंकि ये 2 वर्ड्स 3 वर्ड स्टेज है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, दैट इज मोटिवेशन एंड इमोशन। ये बहुत ही शॉर्ट है, मतलब कि इसमें से बहुत कम पॉइंट्स आए हैं क्वेश्चन के लिए। तो LH यानी लेटरल हाइपोथैलेमस इज एक्साइटेटरी एरिया, इट स्टिमुलेटेड ईट और हंगर, अदरवाइज नो।
यानी कि यही वो एरिया है जिसकी वजह से हमें भूख और प्यास का एहसास होता है। अगर ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं मिस होगा, तो हमें भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा। कई साइंटिस्ट ने ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है कि ये एरिया हटा दिया जाए एनिमल्स के अंदर से। उन्होंने एनिमल के अंदर से एरिया हटा दिया तो पता चला कि वो उनका अपने भूख प्यास पर कोई कंट्रोल नहीं है और जितना उनको देते जा रहे हैं उतना खाते ही जा रहे हैं, उतना खाते ही जा रहे हैं। VMH, ventromedial hypothalamus, is hunger controlling area which inhibit the hunger drive. Next, the interior of hypothalamus contains nerve cells और इन nerve cells को बोला गया है osmoreceptors. If water loss from osmoreceptors is called cellular dehydration, thirst. देखिए हमारी बॉडी में कई बार पानी कम हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पानी की कमी है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और ये सिचुएशन अगर कई घंटों तक रहे तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन इसे हम पानी पीकर, ग्लूकोन डी पीकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन सेलुलर जो डिहाइड्रेशन है दैट इज़ वेरी डेंजरस, उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डेविड मैकक्लेलैंड 1975, 4 general ways of expression of power motive. Dollard and Miller proposed frustration aggression hypothesis. इन्होंने बताया है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, कुंठा उत्पन्न हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन से धीरे धीरे हमें अग्रेशन आता है। इसी का नाम इन्होंने दिया है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। एम्बिवेलेंस, central characteristics of approach avoidance conflict. MB means it is a combination of two kinds of conflicts, approach वाली भी और avoidance वाली भी. It is mix of positive and negative conflicts. देखिए अगर आपने डीप में पढ़ा हो तो एक अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होती है और एक अवॉइडेंस की मैं किस तरफ जाऊं और किस चीज़ को अवॉइड करूं। तो एम्बिवेलेंस जो है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। पैरा लैंग्वेज, पैरा जहाँ पर वर्ड आ जाता है इट मीन्स पैरेलल टू द नॉर्मल, और पैरा अगर वर्ड आपने सुना हो डिसेबल लोगों के लिए तो उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है पैरा लैंग्वेज, यानी कि नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस एंड टेम्परल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच। डार्विन ने दिया है फेशियल एक्सप्रेशन का कंसेप्ट। फेशियल एक्सप्रेशन फॉर बेसिक इमोशंस आर इनबॉर्न एंड यूनिवर्सल, यानी जो हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं बेसिक इमोशंस के लिए वो सीखने की ज़रूरत नहीं होती, इनबॉर्न होते हैं, आपके अंदर नेचुरली बिल्ट होते हैं और हर जगह एक जैसे ही आपको मिलेंगे, इसलिए इन्होंने इसको यूनिवर्सल भी कहा है। लेटिन अमेरिकन्स एंड सदर्न यूरोपियंस डायरेक्ट देयर गेज टू द आईज ऑफ इंटरेक्टर। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही है। लेटिन अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस जो हैं वो जब सामने वाले से बात करते हैं तो उसी की आंखों में आंखें डालकर वो अच्छे से बात करते हैं, यानी कि देयर गेज टू द आईज ऑफ इंटरेक्टेंट। बट इफ वी कंपेयर विद द एशियंस लाइक इंडियंस, पाकिस्तानीज, चाइनीज, जापानीज, सो दे प्रेफर पेरिफेरल गेज, यानी कि लुकिंग अवे। हम जब सामने वाले से बात करते हैं तो हमें उसकी नज़रों में नज़रें डाल के ही बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि जो पर्सन आपकी नज़रों में नज़र डाल के बात नहीं करता इसका मतलब वो भरोसे के लायक नहीं है। डिप्रेशन इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू थिंक रैशनली, फील रियलिस्टिकली एंड वर्क इफेक्टिवली। देखिए डिप्रेशन का इफेक्ट इंडिविजुअल पर पड़ता है, कहीं ना कहीं उसकी सोचने समझने की शक्ति पर भी पड़ता है। सो हमें इस स्टेज से उभर कर सोच विचार करना चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही। नई वीडियो में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ और ये होगी सीरीज ए, 12th के चैप्टर इसमें हम स्टार्ट करेंगे। आपको अगर कोई डाउट है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और इतनी गारंटी है कि इनमें से ही 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है और बुक से या किसी और वीडियो से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बट यहाँ पर केवल मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट लाइन की ही बात की है। तो आज इतना ही। देखते सुनते समझते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। धन्यवाद।